नमस्कार स्टूडेंट्स। तो हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में आपने देखा होगा कि हमने पहले ओम्स लॉ को स्टेट किया था कि जैसे जैसे आपका वोल्टेज अप्लाई करते जाएंगे किसी कंडक्टर में तो करंट जो है वो बढ़ता जाएगा, और उसमें से हमने V प्रोपोर्शनल टू I में से V इक्वल टू आई आर इक्वेशन डिराइव किया था। उसके बाद हमने देखा था कि रेजिस्टेंस जो है किसी वायर का या किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस जो है वो डिपेंड करता है उसके डायमेंशन पे। और डायमेंशन पे कैसे डिपेंड करता है, तो कि उसकी लेंथ अगर आप चेंज करोगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज होगी, या तो आप क्रॉस सेक्शनल शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट अगर आप चेंज करते हो या क्रॉस सेक्शनल एरिया आप बढ़ाते हो या घटाते हो तो रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज होती है। तो और उसमें से हमने फिर रेजिस्टिविटी भी एक डेफिनेशन डिफाइन की थी कि व्हाट इज़ रेजिस्टिविटी, या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी उसे कहते हैं। तो उसमें से हमने एक इक्वेशन लिखा था, दैट इज़ R इज इक्वल टू रो L अपॉन ए। सो दिस इज़ द इक्वेशन वेयर वी कैन से दैट द रेजिस्टेंस जो है वो डिपेंड करता है लेंथ और शेप, मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर पे। अब हम आगे देखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। जैसे हमने कैपेसिटर, हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में आपने देखा होगा कि कैपेसिटर भी आप सीरीज़ या पैरेलल में कनेक्शन करते हैं तो इफेक्टिव कैपेसिटेंस चेंज हो जाता था। उसी तरह से अगर मैं कोई दो रजिस्टर्स को सीरीज़ या पैरेलल में कनेक्ट करता हूँ तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस वैल्यू उसकी चेंज हो जाती है। तो कैसे होती है इफेक्टिव रेजिस्टेंस, अगर आपको कैलकुलेट करना है तो कैसे कर सकते हैं? तो उसके लिए सपोज़ मैं यहाँ पर दो रजिस्टर ले लेता हूँ। तो सिंबल आपको पता है, सर्किट सिंबल ऑफ रजिस्टर इज़ लाइक दिस, जिसमें आप सिगजैग पाथ बनाओगे। तो ये एक रजिस्टर है, लेट अस से R1, दूसरा रजिस्टर है लेट अस से R2, और ये दोनों रजिस्टर को मैंने सीरीज़ में कनेक्ट कर दिया। अब ये दोनों रजिस्टर के साथ मैं एक एक्सटर्नल सप्लाई मतलब बैटरी कनेक्ट कर देता हूँ। बाहर से बैटरी सप्लाई दिया है, और ये वोल्टेज जो है बैटरी वोल्टेज वो है V। अब आपको पता है, मैंने अगले प्रीवियस लेक्चर्स में ये भी बताया था कि कोई भी डिवाइस अगर सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं तो पोटेंशियल जो भी अप्लाई किया है वो पोटेंशियल उस जो डिवाइसेस में डिवाइड हो जाता है। अगर मैंने दो कंपोनेंट्स सीरीज़ में कनेक्ट किए हैं तो पोटेंशियल जैसे डिवाइड हो जाएगा, अक्रॉस R1 वो हो जाएगा V1 और अक्रॉस R2 होगा V2। तो अगर तीन रजिस्टर लगते हैं तो हम V जो पोटेंशियल जो है वो तीन भाग में डिवाइड हो जाता है, V1, V2 और V3 में। तो इसमें से एक कंक्लूजन ये आ गया कि V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो करंट की डायरेक्शन जो है वो हम इस तरह से बनाते हैं, और करंट जो है वो डिवाइड नहीं होता है, मतलब अक्रॉस R1 करंट तो एक ही रहेगा, वो दैट इज I। यहाँ भी अक्रॉस R2 द करंट इज I ओनली। So throughout the circuit the current remains constant across R1 और R2। I ही करंट रहता है, I does not get divided into two parts। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे हम, अब यहाँ पर ओम्स लॉ लगाएंगे। ओम्स लॉ का इक्वेशन आपको पता है, V इज इक्वल टू आई इंटू आर। ये R क्या है? R इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द टू रेजिस्टर्स जब भी आप इसको सीरीज में कनेक्ट करते हो तब। तो I इंटू आर इज इक्वल टू, अब V1 मतलब अक्रॉस V1 अगर आप पोटेंशियल देखोगे तो वहाँ पर करंट जो है वो I है और रेजिस्टेंस है R1। तो मैं यहाँ लिखूँगा I इंटू R1, और अक्रॉस V2 यहाँ पर आप देखोगे इट इज़ I इंटू R2 बिकॉज करंट इज कॉन्स्टेंट। तो यहाँ से अगर I कॉमन निकाल दूँ तो हमारा इक्वेशन जो हो जाएगा वो हो जाएगा R इज इक्वल टू R1 प्लस R2। तो जब भी दो रजिस्टर्स या तो दो से ज़्यादा रजिस्टर्स को आप सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो है वो हो जाएगा द एडिशन ऑफ ऑल दीज रजिस्टर्स। मतलब अगर मैं यहाँ पर एक रजिस्टर ले लेता हूँ 2 ओम्स और दूसरा रजिस्टर भी 2 ओम का रजिस्टर है, तो दोनों रजिस्टर को जब सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस हो जाएगा वो है 4 ओम्स। ये हुआ सीरीज कनेक्शन। अगर मैं दो रजिस्टर्स को पैरेलल में कनेक्ट करता हूँ, मतलब ये है सर्किट डायग्राम। तो इस सर्किट डायग्राम में आप देख सकते हैं कि दो रजिस्टर्स को मैंने पैरेलल में कनेक्ट किया है।
और उन्हें हमने एक्सटर्नल वोल्टेज मतलब बैटरी से कनेक्ट कर दिया है। इस केस में अब आप देखोगे तो ये जो सप्लाई जो है बैटरी जो वोल्टेज है वो दोनों टर्मिनल पे सेम वोल्टेज जा रहा है। मतलब अक्रॉस R1 हमारा वोल्टेज तो V है और अक्रॉस R2 भी वोल्टेज V ही है। मतलब अक्रॉस R1 और R2 पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 और R2 वो तो सेम रहता है, पर जो करंट जो है यहाँ पर वो करंट यहाँ पर दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। तो अक्रॉस R1 जो करंट जा रहा है वो है I1 और अक्रॉस R2 जो जा रहा है वो हम कह देते हैं I2। तो यहाँ पर हम इक्वेशन ये लिख सकते हैं कि I गेट्स डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। अब अगर यहाँ पर मैं ओम्स लॉ लगाऊं तो ओम्स लॉ है हमारा V इक्वल टू IR, सो I इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा V अपॉन R। यहाँ पर भी R मतलब इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ टू रजिस्टर्स व्हेन दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन R इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2। क्यों V अपॉन R1 और V अपॉन R2? क्योंकि अक्रॉस I1 जहाँ से करंट I1 फ्लो हो रहा है वहाँ पर पोटेंशियल तो जो है वो है V और रेजिस्टेंस है R1, इसीलिए V अपॉन R1। अब यहाँ से आप पोटेंशियल डिफरेंस मतलब V कॉमन निकालोगे तो V कैंसिल हो जाएगा। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो है जब पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो वो हो जाता है 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। मतलब जब भी आप पैरेलल में कनेक्ट करोगे तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस उसका कम हो जाएगा। ये सपोज एग्जांपल लेते हैं जैसे कि ये R1 रेजिस्टेंस जो है वो है 2 ओम्स और ये R2 रेजिस्टेंस भी सपोज 2 है। तो अगर आप ये कैलकुलेट करोगे RP की वैल्यू तो वो RP की वैल्यू क्या आएगी? इट विल बी 1 ओम। ये 2 ओम है, ये 2 ओम है, तो उसका कम हो इफेक्टिव रेजिस्टेंस यहाँ पर कम हो जाता है और वो हो जाएगा 1 ओम। मतलब सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस बढ़ जाता है और पैरेलल में जब कनेक्ट करोगे तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। ये हुआ हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस व्हेन दे आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड पैरेलल। अगर मैं रजिस्टर को सीरीज और पैरेलल दोनों कॉम्बिनेशन लूँ तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? तो हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इसके। सपोज ये हम एक एग्जांपल लेते हैं। ये हमारा एक एग्जांपल है जिसमें हमने ये 3 रजिस्टर इस तरह से कनेक्ट किए हैं और हमें फाइंड करना है इफेक्टिव रेजिस्टेंस अक्रॉस ए एंड बी। तो ऐसे केस में अगर आप देख सकते हैं कि R1 और R2 जो है वो दोनों एक साथ सीरीज में कनेक्टेड है। मतलब इसको मैं इसकी इक्विवेलेंट में सर्किट डायग्राम बनाऊं तो मैं इस तरह से बना सकता हूं। ये है हमारा R1, ये है R2, ये है हमारी R3 वैल्यू और हमने यहाँ पर वोल्टेज दिया है और या तो अक्रॉस ए बी हमें फाइंड करना है। तो ऐसे केस में अगर आप देख सकते हैं R1 और R2 जो है वो सीरीज़ में कनेक्टेड है। मतलब पहले हम R1 और R2 जो सीरीज़ में कनेक्ट है उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे और उसके बाद जो भी वैल्यू आएगी उसके साथ R3 जो है वो पैरेलल में कनेक्टेड है। तो अगर पैरेलल में है तो पैरेलल की इक्वेशन न लगाएंगे। सपोज एग्जांपल ले लेते हैं जैसे कि ये 2 ओम है, ये भी 2 ओम है और ये भी 2 ओम है। अब यहाँ पर ये 2 ओम, ये भी 2 ओम हो गया और ये भी 2 ओम है। तो अब यहाँ पर देखेंगे दोनों सीरीज में कनेक्टेड है तो फॉर्मूला आएगी R1 प्लस R2। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस ये हो जाएगा 2 प्लस 2 मतलब ये हो जाएगा 4 ओम और उसके साथ पैरेलल में जो कनेक्टेड है वो है 2 ओम्स। मतलब ये दोनों के बीच का मतलब इफेक्टिव रेजिस्टेंस फाइंड करना हो तो हमारा इक्वेशन अगर पैरेलल है तो 1 अपॉन आर ए बी हो जाएगा 1 अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 2। तो ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं 1 अपॉन आर ए बी इज इक्वल टू यहाँ पर ले सकते हैं हम लोग 1 अपॉन 4 प्लस 2/4 मतलब ये हो जाएगा 3/4। तो आर ए बी की वैल्यू जो आई
वो है 4/3 ओम्स। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस आप देखोगे तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस हैज़ डिक्रीज्ड, अब वैल्यू हो गई 4/3 ओम्स। मतलब आप जब भी पैरेलल में कनेक्शन करेंगे इफेक्टिव रेजिस्टेंस इस तरह से कैलकुलेट करना है। यहाँ पर हमने कॉम्बिनेशन की यूज़ किया है कि सीरीज और पैरेलल। तो ऐसे एग्जांपल्स आप और सॉल्व कर सकते हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस।